जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एग्रीकल्चर एजुकेटर्स के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एजुकेटर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। सेल के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब पहले जानेंगे कि सेल होती क्या है। व्हाट इज सेल? कोशिका क्या होती है? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव जीव होते हैं, उनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चरल मतलब एक तरह से मूलभूत क्रियात्मक है एवं रचनात्मक इकाई है, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने एक चीज़ है कि डेड सेल डिस्कवर करी थी, डेड सेल, ठीक है। नेक्स्ट, कि सेल थ्योरी किसने दी थी? तो शिल्डन एंड स्वान ने। अब यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि जैसे स्वान थे क्या, जूलॉजिस्ट, ठीक है, और ये शिल्डन थे बॉटनिस्ट। तो इनका ये याद रखने में कौन जूलॉजिस्ट कौन बॉटनिस्ट है, ये कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसको हम याद करा देंगे। तो देखो, स्वान का नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। स्वान शब्द का संस्कृत में क्या मतलब होता है? कुत्ता क्या है? जीव है, जूलॉजिस्ट। तो ऐसे याद रख लेंगे कि कुत्ता क्या है? जूलॉजिस्ट, मतलब जीव है, और लिविंग मतलब जूलॉजिस्ट है, ठीक है। तो स्वान क्या है? जूलॉजिस्ट। तो स्वान से अपन याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, अब सेल थ्योरी थी क्या? ये सेल थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल के बने होते हैं, ठीक। ये थी सेल थ्योरी, ठीक। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये थी क्या? सेल थ्योरी। और इसको मॉडिफाई किया किसने? रुडोल्फ विर्चो ने, क्योंकि सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो नई सेल्स आएंगी वो कहाँ से आएंगी। तो रुडोल्फ विर्चो ने यही चीज़ बताई कि जो नई सेल्स आती हैं वो पुरानी सेल्स से आती हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है, ये बोलते हैं। और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? सेल लाइनेज थ्योरी, सेल लाइनेज थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक। अब फाइनली जो सेल थ्योरी बन के आई वो क्या कहती है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल के बने होते हैं। सेल एक स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और जो नई सेल से बनेंगी वो पुरानी सेल से बनेंगी, ठीक है। अब हाँ, और ये जो लास्ट पॉइंट दिया कि नई सेल जो होंगी पुरानी सेल से बनेंगी, इसने ख़त्म कर दिया इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। क्योंकि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या बोलती थी कि जो नई सेल्स होती हैं वो अचानक ही अपने आप बन जाती है नॉन लिविंग थिंग से, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उन्होंने उस टाइम पे प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि जो अलग अलग थ्योरी दी कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ अर्थ के अंदर, अर्थ में। इन थ्योरीज में आ जाती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बोलती है कि अपने आप ही लाइफ हो गई, उत्पन्न हो गई, ठीक है, अर्थ के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं। इसलिए ये चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को खारिज कर दिया गया। फिर इसके बाद आते हैं सारी सेल्स, जो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब ये चीज़ हर सेल्स में पाई जाएगी कि उनके पास एक सेल मेम्ब्रेन होगी, उनके पास प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि सेल जो साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स को मिला दोगे ना तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। अब सेल ऑर्गेनेल्स भी रहेंगे, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और डीएनए होगा एक। सभी सेल्स के अंदर ये चीज़ें तो होंगी। ये जो चीज़ें हैं ना ये ऑल सेल्स में एग्जिस्ट करेंगी, ऐसी कोई सेल नहीं होगी जिनमें ये ना हो, ठीक है। एक उनके पास मेम्ब्रेन हो, उनके पास साइटोप्लाज्म होगा, उनके पास सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग, प्रोकैरियोट्स में अलग, ठीक है। उनके पास अपना एक कंट्रोल सेंटर होगा जिसको डीएनए बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे कि अब दो टाइप की सेल्स होती हैं पहले तो, है ना, डीएनए और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पर, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना तो फर्स्ट सेल टाइप है, मतलब अर्थ में सबसे पहले इसी टाइप की सेल्स इवॉल्व हुई थी। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये जो मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी प्रोकैरियोट्स में आते हैं, इनकी सेल टाइप, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे बैक्टीरिया की सेल और आर्किया की सेल, आर्किया बैक्टीरिया की सेल,
इनके पास सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं। न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस इसीलिए बोलते इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हो, बैक्टीरिया का डायग्राम है ना, ये इसका फ्लैजिला हो गया। ठीक है, इसकी जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, इसमें छोटे छोटे क्या लगे हैं, सीलिया हैं। ठीक है, अब ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या है, राइबोसोम है, और इसके अंदर ये जो है ये डीएनए होता है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक, अब और ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के डीएनए को। अब नेक्स्ट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो रहती हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उनके पास। इनमें कौन कौन सी सेल्स आ जाती है, फंजाई की सेल्स, प्रोटिस्टा, प्लांट की सेल, एनिमल की सेल, ये सारी सेल्स आ जाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स, और इनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब डिफरेंस देखेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल मोस्टली क्या होती हैं, यूनिसेल्युलर होती हैं। ठीक, जबकि ये क्या होती हैं, यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर, अब उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर है ही नहीं तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, इसलिए अपन प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस रहता है वेल डिफाइंड होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है। अब प्रोकैरियोट्स में जो होता है न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स अदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनमें प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में एब्सेंट रहते हैं ना प्रोकैरियोट्स में ये सारे ऑर्गेनेल्स, जबकि यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो अब एग्जांपल जो है इनके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इनके एग्जांपल है, और यूकैरियोट्स के एग्जांपल जो प्लांट, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सारे एग्जांपल है ना यूकैरियोटिक सेल के। अब आ गया कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, ये चीज़ें होंगी जो एक यूनिकनेस बताएगी और ये दोनों एक कॉमन है। तो पहले कॉमन चीज़ें देख लेंगे। कॉमन चीज़ों में एक तो माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में पाया जाएगा, और गोल्जी एपरेटस सभी में पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाएगा, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाएगा, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा। तो अब अंतर क्या है, अंतर जैसे सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाएगी लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल रहता है वो लार्ज होता है ना, जबकि एनिमल सेल में या कि बहुत छोटा होगा या कि होगा ही नहीं। अब प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते हैं। प्लांट सेल में जो फ्लैजिला रहता है वो केवल गेमिट्स के अंदर होता है, जैसे अपन पॉलन ग्रेन देख लें, ये देख लें ना, इनमें गेमिट्स के अंदर होता है, जबकि एनिमल सेल में फ्लैजिला होता है, हर सेल में फ्लैजिला रहता है अपना। फ्लैजिला का काम क्या होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, और गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रियोल हो गया, सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें कैसा राइबोसोम रहता है, 70S टाइप और 80S दोनों रहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यूकैरियोट्स में जो रहता है इसका डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और आपको यदि कन्फ्यूज़न हो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, इसके लिए आप हमारी ट्रिक का लेक्चर देख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का। ठीक है, अब देखेंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इसको डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक, अब आएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अलावा, जैसे ये सेल है ना, इसमें सेंटर न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनेल से बहुत सारे, तो ये न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर जितना भी है ये जो लिक्विड भरा है सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इन सबको कंबाइंडली क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। अब देखो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ना।
जैसे ये हो गया अपना न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के सबसे पास में क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये रहती है गोल्जी बॉडी, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये हो गए वैक्यूल्स, ये हो गए लाइसोसोम, और ये पूरा जो भरा पड़ा है ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स भी हैं, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इसमें और भी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे सेल वॉल आउटर, ये जो है ना, ये सेल वॉल हो जाएगी। फिर उसके अंदर वाली ये सेल मेम्ब्रेन, एंड ये तो न्यूक्लियोलस है ही, ये न्यूक्लियस। इसके पास में ये जो लगे हुए हैं इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड हो गए, ये चीज़ हो गई। और राइबोसोम भी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आया कि प्लास्टिड क्या होते हैं। तो प्लास्टिड ऐसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होते हैं जो कि केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल ये प्लांट में पाए जाएंगे, केवल प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। केवल प्लांट सेल्स में ही पाए जाएंगे। और इनके टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, कलर के बेसिस पर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, इनमें कलर होता ही नहीं है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर के होते हैं, रेड हो गया, येलो हो गया, इन सब कलर्स के होते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट कैसा रहता है, ग्रीन कलर का। जो फोटोसिंथेसिस करने वाला जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट ही है। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी, शिम्पर ने, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है, या सेल का किचन बोल लो, ये कौन है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनता है, ठीक। नेक्स्ट अब देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल है, ठीक। इसका ये देख लिए। और ये जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये आगे की देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं, फिर पीछे देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का गैप है जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और ये जो गैप ये भरा हुआ है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। ये जो सिक्कों की तरह अरेंज्ड है, इनको एक सिक्के को क्या बोलेंगे, ये थाइलाकॉइड है। और ये पूरा ये जो है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेना, ठीक। अब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के, अब क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो ग्लूकोज प्रोडक्शन में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं डिफरेंट कलर देते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हो गए, जेंथोफिल्स हो गए, ये सारी चीज़ें है ना। फ्रूट एंड फ्लावर को जो डिफरेंट कलर मिलते हैं उसके। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फूड करता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक। जैसे क्रोमोप्लास्ट के टाइप, कैरेट का जो रेड कलर होता है कैरोटीन के कारण, मैंगो का जो येलो कलर होता है जेंथोफिल के कारण, टोमेटो का जो रेड लाइकोपीन के कारण, ठीक। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट के टाइप कितने हैं, 3 टाइप के, है ना। जो स्टार्च का स्टोरेज करेंगे उनको क्या बोलेंगे, अमाइलोप्लास्ट। जो प्रोटीन का स्टोरेज करेंगे अल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। जो ऑयल सीड्स का स्टोरेज करेंगे एलियोप्लास्ट, ठीक है। ये ठीक है, इनके टाइप्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स। फिर आ जाता है जैसे क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का एक सर्कुलर होता है डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है ऐसा, है ना, डबल स्टैंडर्ड रहता है। और मेम्ब्रेन रहती है, स्ट्रोमा, ग्रेना रहता है ना, जो ग्रेना हमने पीछे पढ़ा, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट स्ट्रोमा भी पढ़ लिया अपन ने, है ना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्ट्रोमा होता है, ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन। और जो थाइलेकॉइड्स होती हैं उसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनना, इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है एक पॉइंट है इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एटीपी का बनना। और फोटो मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट, एटीपी का बनना इस फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं, तो फोटोसिंथेसिस पहले बताया। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ग्रेना में, इनमें होता है, इनमें और इधर होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। ये जो फ्लूइड भरा है ना चारों तरफ,
इसमें होता है क्या, डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा कि हम जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या बनाता है, एटीपी। ठीक, अब नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और क्योंकि यहाँ पे फूड का जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, और फूड का ऑक्सीडेशन होता है, कैसे होगा, क्रेब्स साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, यहाँ इसके अंदर, ये स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो ऐसा ऐसा ये जो है ना, इन फोल्डिंग्स इनमें चलती है, इन स्पेस में। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम देखेंगे अब हम, है ना। डायग्राम ये रहा, डायग्राम में देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, ये हो गई क्या, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में जो अंदर की तरफ फोल्डिंग है इसको इन फोल्डिंग बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और ये जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस भरा खाली स्पेस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और ये पूरा जो फ्लूइड मैट्रिक्स है तो इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल होता है वो यहाँ चलता है, कहाँ, यहाँ पे चलती है क्रेब्स साइकिल अंदर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इधर इधर चलती है, इधर इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल और सैक का, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बहुत पास में रहता है ये, है ना। और ये सिंगल मेम्ब्रेन रहता है इसके पास। ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में नहीं पाया जाता, आरबीसी में। आरबीसी खाली होती हैं, आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, क्योंकि उसका जो स्पेस होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए यूज होता है। फिर एग्स में होता है, एम्ब्रियोनिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। अब बात आएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो चिकना दिखता है। और चिकना क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच नहीं रहता है। राइबोसोम अटैच नहीं रहने के कारण ये चिकना दिखता है, अपीयरेंस उसका चिकना रहता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स के सिंथेसिस में, स्टेरॉइडल हार्मोन्स के सिंथेसिस में। कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। फिर आया स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखता है, रफ यानी खुरदुरा टाइप से दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि उसके पास ऐसा छोटे छोटे राइबोसोम्स रहते हैं, और राइबोसोम्स, इसे राइबोसोम के होने के कारण ये किस में पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक, ये सब पढ़ लिया हमने, है ना। अब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, देखो अब ये आया क्या, ये क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये देखो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये छोटे छोटे ये ट्यूब हो गए, क्या ये रफ नहीं दिख रहे, चिकना दिख रहा था, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के बहुत पास में रहते हैं, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई, इसमें जो छेद रहते हैं इनको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, अब आए क्या, राइबोसोम के बारे में जानने। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारे राइबोसोम ऐसा एक सिंगल एमआरएनए की चेन से जुड़ जाएं तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम या आर्गोसोम, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल स्टैंड ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। फिर इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री। फिर राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, कौन से, 80S और 70S। 80S की सब यूनिट 60S प्लस 40S, और जबकि 70S की सब यूनिट्स होती हैं 50S एंड 30S। ठीक है, और जो S होता है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ये जो S है ना वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे अब लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली, सेल की जो सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि ये किससे भरा होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, जिनका पीएच बहुत एसिडिक होता है। ये डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होते हैं,
इनको इंट्रासेलुलर सब्सटेंस का डाइजेशन करते हैं। इंट्रा और इंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, ये एक स्कूल है, एक स्कूल बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। ठीक है, ये स्कूल ए है, ये स्कूल बी है। अब जब जैसे इन दोनों के बीच में मैच होगा, दो अलग अलग स्कूल के बीच में मैच हो रहा है, जैसे किसी का मैच होता है तो उसको इंटर स्कूल बोल देंगे, ठीक है। इंटर नहीं, दो अलग अलग के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे आप देखेंगे कि जैसे ए हो गया और बी हो गया। अब जैसे ए में ही दो बैच बन गए, ए और रेड बैच और ब्लू बैच, ठीक है। इन दोनों बैच के बीच में ही हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब एक स्कूल के अंदर ही हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्कूल। ऐसे ही अब एग्जांपल यहाँ पे इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस का डाइजेशन, जो सेल के अंदर जो सब्सटेंस रहते हैं उनका डाइजेशन करता है। फिर आ जाता है, इसको बनाता कौन है, जो लाइसोसोम है, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। और ये हो गया, ऑटोलाइसिस करवाता है, खुद की सेल्स को डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए आत्मघाती थैली बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम से भरा पड़ा है लाइसोसोम, है ना, ठीक है। फिर आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल, जैसे कोई हार्मोन बन के आया, कोई प्रोटीन उधर से राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आता है, तो उसका क्या करता है गोल्गी बॉडी, मॉडिफिकेशन करता है, या फिर एक तरह से बोलें कच्चा प्रोटीन जो बन के आता है उसकी पैकिंग करता है। और लाइसोसोम भी यही बनाता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल का सेल और साइटोप्लाज्म के बीच में करता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें ये चार सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक। और फिर आता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम सपोर्ट सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का, ठीक। फिर ये गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर बता रखा है, इसमें दो फेज होते हैं, है ना। गोल्गी बॉडी के जो सिस्टर्ना होता है इसमें दो फेज होते हैं, ये कॉनकेव वाला फेज होता है, सी फेज, इसको सिस फेज बोलते हैं। या कि कौन सा फेज, सिस फेज हो गया, और ये हो गया क्या, ट्रांस फेज होता है, इसको मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल केवल प्लांट सेल में नहीं मिलते हैं और एनिमल सेल में मिलते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं और जोड़े में चलते हैं ये, है ना। और इनका काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करवाना, स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन करवाना ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। और ये कैसा रहता है, 9+0 के अरेंजमेंट में रहते हैं सेंट्रियोल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रियोल का ये स्ट्रक्चर देख लो, ये एक दूसरे के एकदम परपेंडिकुलर रहते हैं ऐसा, और ये हो गया, है ना। और ये जो स्पेस है इसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं, तो और ठीक है। नेक्स्ट आए हम वैक्यूल में। वैक्यूल की जो एक सिंगल एकमात्र मेम्ब्रेन होती है उसी को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है ना। प्लांट सेल में एक या एक से ज़्यादा वैक्यूल हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्लांट सेल में स्टोरेज करना पड़ता है फूड का, इसलिए। और इनके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है जो टोनोप्लास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट सेल वॉल। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है ना, नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल में कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट्स का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स का डिपोजिशन होता है, ठीक है। और ये देखो, सेल वॉल के 3 लेयर्स में वो रहती है। मिडिल लैमेला जैसे दो सेल है ना, उनके बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल रहता है, जोड़ने का काम करता है, इसको मिडिल लैमेला बोलते हैं। काई बन रहते हैं, पेक्टिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट रहते हैं ना। फिर आती है प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो कि केवल मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसमें हेमी सेलुलोज का कंटेंट ज़्यादा रहता है सेलुलोज के कंपेरिजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाई जाती है, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल जो रहती है मेनली सेलुलोज की बनी रहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेनली सेलुलोज की बनी रहती है। नेक्स्ट फंक्शन क्या होते हैं, इनर सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करती है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है सेल को, मैकेनिकल डैमेज से बचाती है। नेक्स्ट
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है ना, और ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, क्यों है ना, थिन और फ्लेक्सिबल होती है, इसमें प्रोटीन और लिपिड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, वो इम्पोर्टेंट है, वो आगे हम बात करेंगे। और इसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा रहता है, प्रोटीन कंटेंट कम रहता है, इसके अदर नाम भी है प्लाज्मा लेमा जैसे, है ना। अब देखो नेक्स्ट, ये बाई लेयर के फॉर्म में रहते हैं लिपिड्स, इनको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, इनको फॉस्फोरस अटैच रहता है इनके पास। बाई लेयर एक ऐसा रहता है, ये जो हेड रहता है ये कैसा रहता है, वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक, और ये जो रहती है टेल ये वाटर हेट रहती है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाली, ठीक है। ये क्या हो गया, ये टनल प्रोटीन से इंटीग्रल प्रोटीन, ये ऊपर भी रखे रहते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, पूरे धंसे हैं तो इनको टनल प्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। बाई लेयर स्ट्रक्चर रहता है ये। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, तो वही बात है, सेल को एक पासेज प्रोवाइड करेगी, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सबको नहीं जाने देगी, जिसको इच्छा होगी उसकी वही जाने देगी, ठीक है। नेक्स्ट आउटसाइड द सेल, जाने से किसी भी चीज़ को रोकती है या सेल में एंटर करने से रोकती है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, केवल अंदर जाने देती है मॉलिक्यूल्स को, बाहर नहीं जाने देती। अब लास्ट पॉइंट है ये, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक। अब देखो डिफरेंस, सबसे पहला है प्लांट जो लार्जर रहते हैं एनिमल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट रहती है प्लांट्स में जबकि एनिमल्स में एब्सेंट रहती है। अब सेल वॉल है तो प्लाज्मोडेस्माटा भी प्रेजेंट होना ही चाहिए, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जैसे एक सेल है दूसरी सेल, इनके बीच में जो कनेक्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा एनिमल सेल्स में जो रहता है एब्सेंट रहता है, ठीक। एनिमल सेल्स में जो रहता है एब्सेंट रहता है, नहीं होता, होता ही नहीं है। फिर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ फोटोसिंथेसिस कराना है, यहाँ पे नहीं कराना है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है। फिर आता है वैक्यूल, वैक्यूल लार्ज रहता है और परमानेंट होता है जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, इसमें टोनोप्लास्ट एब्सेंट है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है जबकि एनिमल सेल में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस की बात करें तो प्लांट सेल में जो सेंटर में लोकेटेड रहता है, मतलब सेंटर में लोकेटेड नहीं रहता, पेरीफेरी में रहता है, किनारे, ऐसा जैसे सेल है तो ऐसा साइड में रहेगा। जबकि एनिमल सेल में बात करेंगे तो एनिमल सेल में जैसे ये पूरी की पूरी सेल एकदम बीचों बीच रहेगा और प्रॉपर अच्छा डेवलप्ड रहेगा। और जबकि लाइसोसोम जो रहते हैं प्लांट सेल में थोड़ा सा रेयर है, कम मिलते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर? इसी प्रकार के और भी लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे सेल डिवीज़न। धन्यवाद।